गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पाल उमेश कुमार खेर नगर म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से हूं। बच्चों, 9th स्टैंडर्ड के साइंस 2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये चैप्टर बच्चों कल ही स्टार्ट हुआ था, टीचर ने इसमें आपको काफी कुछ सिखाया है। चैप्टर का नाम है बच्चों जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। तो इसके कुछ टॉपिक कवर हो चुके हैं, उसी के आगे बच्चों मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हमारे आज के टॉपिक में हम लोग विभाजीय ऊतक, नंबर 2 अस्थायी ऊतक, नंबर 3 जैव प्रौद्योगिकी और नंबर 4 ऊतक संवर्धन, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी प्रकार के सजीव हैं, चाहे प्राणी हो या वनस्पति हो, सजीवों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है कोशिका और ऊतक द्वारा किए जाते हैं। कोशिका और ऊतक से ही सजीव की निर्मिति हुई है। और सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो कोशिका है। अर्थात सजीव जो है वो कोशिका से बनाया गया है। कोई एक कोशिका है और कोई एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। कोशिकाओं के जब कई समूह मिल करके कोशिकाओं के समूह को बच्चों ऊतक कहते हैं। ऊतक का मतलब होता है टिश्यू। बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके जो हैं बच्चों वो ऊतक का निर्माण करती हैं। तो अगर ऊतक की परिभाषा आपसे पूछा जाता है बच्चों, तो आप उसमें क्या लिख सकते हो? शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए, शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसको बच्चों आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं ABCDEFGHIJKLMNOP PQRSTUVWXYZ, ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं जिनको हम अक्षर कहते हैं। और दो या दो से अधिक अक्षर मिल करके बच्चों शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे BOY बॉय, GIRL गर्ल। तो अल्फाबेट से बच्चों बन गया शब्द। और कई शब्द अगर मिल जाएं तो उससे बन जाता है वाक्य। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ये बन गया वाक्य। और इस तरह के कई वाक्य अगर मिल जाएं तो बन जाता है पैराग्राफ। और कई पैराग्राफ अगर मिल जाते हैं तो स्टूडेंट्स उससे हमारा चैप्टर बन करके तैयार होता है, पाठ बन करके तैयार होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर अक्षर को आप कोशिका समझो, तो कई कोशिकाएं मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर का कोई भी कार्य संभव है। तो सबसे पहले है कोशिका, कोशिका के उपरांत है ऊतक, और उसी से हमारे शरीर की, सजीवों की या वनस्पतियों की रचना हुई है। वो चाहे हाथ हो, कान हो, पैर हो, नाक हो, दांत हो, जो भी पार्ट्स हैं वो सभी की उत्पत्ति ऊतक से ही हुई है। तो ये है बच्चों ऊतक के बारे में जानकारी। आप लोगों ने कल
प्राणी ऊतक से संबंधित जानकारियां प्राप्त की थी। उसके अंतर्गत आपने देखा था कि प्राणी ऊतक के जो प्रकार हैं, आभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक, तो ये सब प्राणी ऊतक के प्रकार हैं। उसके उपरांत ये तो ऊतक के प्रकार आपने देखे प्राणियों के अंतर्गत। अब आप देखोगे वनस्पतियों के अंतर्गत जो हैं वो किस प्रकार के ऊतक जो हैं वो पाए जाते हैं। तो बच्चों अभी आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो इसमें आप और अधिक समझने की प्रयत्न कर सकते हो। स्क्रीन शेयर। आप देख सकते हैं अभी अपने स्क्रीन पर। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके। ऊतक के बारे में जानकारियां, प्राणी ऊतक के बारे में आप देख चुके हो। अब वनस्पति ऊतक के बारे में आप देखोगे। हाँ, प्ले। ओके। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो अभी कि ओके, यहाँ पर देख सकते हो कि एक तरफ प्राणी है और दूसरी तरफ जो है वो वनस्पति है। तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों की चाहे प्राणी हो या वनस्पति हो, दोनों के अंतर्गत ऊतक जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर ये भी आप वनस्पति देख सकते हो कि किस प्रकार जड़ों द्वारा उनको आधार जो है वो प्राप्त हुआ है, और वनस्पतियां देख रहे हो। अगले चित्र के अंतर्गत बच्चों ये भी जो है ये वनस्पतियां हैं और इसमें अलग अलग हिस्से को दर्शाया गया है। और वनस्पति ऊतक को समझने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि दो बीकर लिए गए हैं जो कि पानी से भरा हुआ है, थोड़ी सी जगह खाली है, और दोनों के ऊपर जो है वो कांदा रखा हुआ है जिसके अंदर जड़ें जो हैं वो निकल कर आई हैं। जड़ों के बाद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन दोनों जो बीकर रखे गए थे, वो कांदे की जो जड़ थी उसकी लंबाई को नाप करके लिखा गया। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन डेली नापा गया। और बाद में क्या किया गया बच्चों कि लंबाई को नापने के बाद जो दूसरा बीकर था, कैंची के द्वारा उसके जड़ को थोड़ा सा कट कर लिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंची से क्या कर लिया गया, कट गया, और जो कटा हुआ हिस्सा था वो देखो यहाँ पर नीचे गिर गया है। ठीक है, यस। क्योंकि उसको लेकिन जो दूसरा स्पीकर था थी इसलिए पहले वाले बड़ी
ओके बच्चों, नेटवर्क इशू है। हाँ, नेटवर्क इशू है उसके स्क्रीन। तो वहां पर आप देख सकते हो जो दूसरा था उसमें वृद्धि नहीं हो पाई, बल्कि पहले दूसरे तीसरे दिन जितनी थी उतनी ही रह गई, बढ़ी नहीं। क्योंकि वनस्पतियों को बढ़ने के लिए जिस ऊतक की जरूरत होती है, वनस्पतियों को बढ़ने के लिए जिस ऊतक की जरूरत होती है, वो ऊतक वहां से डिडक्ट हो गया। के निश्चित भाग में वनस्पति, स्क्रीन शेयर चाहिए ना जी। तो इस तरह से बच्चों नेटवर्क इशू चल रहा है यहाँ पे थोड़ा। हाँ, तो उस तरह से आपने ये देखा कि जो बीकर बी था उसमें कांदे की जो जड़ थी वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि जो उसको बढ़ने के लिए जिस ऊतक की जरूरत है, जिस ऊतक की जरूरत है वो ऊतक क्या हो गया है, वहां से कट हो गया है। तो जिसको हम विभाजीय ऊतक कहते हैं। विभाजीय ऊतक की अगर परिभाषा देखें तो वनस्पतियों के निश्चित भाग में रहने वाले विभाजीय ऊतकों के कारण उस भाग में वृद्धि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि वनस्पतियों में अगर वृद्धि करना है तो विभाजीय ऊतक जरूरी है, और यही विभाजीय ऊतक का मुख्य क्या है, कार्य है। यही विभाजीय ऊतक का मुख्य कार्य है, उसकी उसको वृद्धि करना। और विभाजीय ऊतक जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रकार इसको जो है यहाँ पर विभाजीय ऊतक पाया गया है, यहाँ पर भी पाया गया है बच्चों, यहाँ पर भी पाया गया है। इस पहले वाला जो है उसको बोलेंगे प्ररोह विभाजीय ऊतक, और उसके बाद है आंतरीय विभाजीय ऊतक और पार्श्व विभाजीय ऊतक। तो बच्चों देख सकते हो कि ये जो ऊतक है विभाजीय ऊतक, इसका स्थान कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। पहला जो है प्ररोह विभाजीय ऊतक, उसका देखो विभाजीय ऊतक जो है बच्चों कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। और हाँ, यहाँ पर आपको देख सकते हो कि प्ररोह विभाजीय ऊतक का स्थान कहाँ पर है, वो जड़ों और तनों की सिराओं में पाया जाता है। जड़ों और तनों की सिराओं में प्ररोह विभाजीय ऊतक जो है बच्चों वो जड़ों व तनों की सिराओं में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य है जड़ व तनों का घेर और मोटाई को बढ़ाना। जो जड़ होती है उसको बढ़ाना और तनों का जो घेर होता है उसको बढ़ाना प्ररोह विभाजीय ऊतक का कार्य है। तो आप देख सकते हो कि प्ररोह विभाजीय ऊतक का स्थान आपको पता चल गया, जड़ और तनों की सिराओं में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य है जड़ व तनों का घेर और मोटाई को बढ़ाना। फिर उसके बाद देखो बच्चों आंतरीय विभाजीय ऊतक, ये जो सेकंड पार्ट में आप देख रहे थे आंतरीय विभाजीय ऊतक, ये आंतरीय विभाजीय ऊतक ये कहाँ पर पाया जाता है। ये ऊतक जो है बच्चों पत्तियों के डंठल व टहनियों के तलहट में पाया जाता है। पत्तियों के डंठल और टहनियों के तलहट में पाया जाता है, मतलब टहनी में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य है पत्तियों व फूलों की निर्मित करना। यही आपको ध्यान में रखना है। आंतरीय विभाजीय ऊतक का मुख्य काम क्या होता है, पत्तियों व फूलों की निर्मित करना। तीसरा ऊतक जो बच्चों देखो आपने वो है पार्श्व विभाजीय ऊतक। पार्श्व विभाजीय ऊतक जो है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये था आपका प्ररोह विभाजीय ऊतक, ये आंतरिक विभाजीय ऊतक, और ये है आपका पार्श्व विभाजीय ऊतक। अब ये ऊतक जो है कहाँ पर पाया जाता है, जड़ व तनों के, जड़ व तनों के पार्श्व भाग में पाया जाता है। जैसे यहाँ आकृति में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि पत्तियों के डंठल और टहनियों
पर ये कार्य करता है। आंतरिक विभाजक ऊतक जो है वो पत्तियों के डंठल व टहनियों की तलहट में कार्य करता है, उसको मजबूत बनाता है। इसके साथ ही साथ अब आगे अगर आप देखते हो तो इस तरह से प्ररोविभाज्य ऊतक के आपने कार्य देखे और उसका स्थान कहाँ पर होता है वो देखें। स्थायी ऊतक जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट टिश्यू। तो अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप इसको थोड़ा बोल्ड करके देख सकते हैं, जूम करके। स्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट टिश्यू विभाजीय ऊतक के कोशिका विभाजन से, जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो उससे नई कोशिकाएं जो हैं वो पूर्ण वृद्धि के बाद, पूर्ण वृद्धि जब उनकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो कार्य करना शुरू करती हैं और उनकी जब वनस्पतियों की जब पूरी वृद्धि हो जाती है तब वो कार्य करने लगती हैं और उस समय उसका विभाजन की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। और ये जो क्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। और ऐसी विभेदित कोशिका के द्वारा ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। तो प्रश्न अगर आएगा कि स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, तो आपको बच्चों इतना ही लिखना है, विभाजीय ऊतक के कोशिका से विभाजन हुई जो कोशिका होती है पूर्ण वृद्धि के बाद वो कार्य करने लगती है और उस समय उसकी विभाजन क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है और इसको विभेदन कहते हैं। और इस विभेदन के कारण जो होता है वो कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद आप यहाँ जो आकृति देख रहे हो बच्चों, ये है रियो वनस्पति, एक प्रकार की वनस्पति है। तक जो है वो आपको दिखाया गया का ऊतक। ये ऊतक को देखने के लिए बच्चों हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। किसी भी वनस्पति के ऊतक को देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत पड़ती है, अर्थात माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से उसको देखा जा सकता है। तो उसके ऊतक को देखा गया तो बच्चों यहाँ जो आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। यही है पृष्ठभागीय ऊतक के एग्जाम्पल्स। और माइक्रोस्कोप के अंतर्गत और जो वनस्पति है रियो नामक वनस्पति, उसको जब देखा गया, देखो ये वनस्पति है और इसके पत्ते को निकाल करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से दिखाई दिया है। जैसे कि कहा गया है कि खुली आंखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म है कि हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जो अस्थायी ऊतक है, अस्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक होता है जटिल ऊतक। पहले देख लेते हैं कि सरल अस्थायी ऊतक और जटिल ऊतक। देखो बच्चों, ये जो पहला चित्र आप देख रहे हो ये जटिल ऊतक का है और ये सरल का है। कुछ दिखाई देता है अगर मैं इसको के अंतर्गत देखा पर भी देख सकते हो बच्चों कि ये ऊतक और ये जटिल ऊतक, इनके डायग्राम्स को आप ऑब्जर्व सकते हो। तो सरल है और जटिल ऊतक है, उसके अंदर जो मेन फर्क है, जो मेन अंतर है वो आप यहाँ पर देखो कि सरल ऊतक जो है वो एक प्रकार की कोशिका होता है। दोनों में बच्चों मेजर डिफरेंस है। सरल ऊतक और जटिल ऊतक जो मेजर ऊतक है वो कोशिकाओं से बना है और जटिल ऊतक है वो एक से अधिक जटिल जो है वो से अधिक कोशिकाओं से बनता है। इसको आप देख सकते हो पॉइंट पर 1। तो दूसरे बच्चों अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से कोई भी डिफरेंस जो है वो लिख सकते हो।
तरह से उसकी जो दीवारें होती हैं वो अवकाशपूर्ण जीवित कोशिका होती हैं। और कहाँ पर ये पाई जाती हैं? मूल ऊतक, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, तो ये सब जगह पर ये पाई जाती हैं। और जो स्थूल ऊतक है, ये पत्तियों के डंठल में, स्थूल ऊतक जो है, दृढ़ ऊतक जो है, ये भी अवयवों को मजबूत बनाता है, मजबूती देने का काम करता है। और बच्चों अगर यहाँ एक चीज आप और देख सकते हो, जो इसका जो स्थायी ऊतक का जो मुख्य प्रकार है, उप प्रकार, उसमें हरित ऊतक और वायु ऊतक पाए जाते हैं। हरित ऊतक जो है पत्तियों के मूल ऊतक और प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों को हरा भरा जो रखा जाता है उसके कार्य को करती हैं मूल ऊतक। और जलीय वनस्पति के तनों व पत्तियों को तैरने में ये मदद करती हैं मूल ऊतक। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मूल ऊतक कहाँ पर पाया जाता है और उसके कार्य क्या हैं। तो इस सारणी के माध्यम से आप उसको देख सकते हो और लिख सकते हो। उसके बाद है बच्चों जटिल ऊतक के प्रकार। जटिल ऊतक के जो प्रकार हैं वो हैं जल वाहिनियां और रस वाहिनियां। पहले आप इन दोनों के बारे में समझ लो। जल वाहिनियां और रस वाहिनियां जो हैं ये जटिल ऊतक के प्रकार हैं। जो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर कि जो जल वाहिनियां होती हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये मृत कोशिका की मोटी भित्ति से बनी होती हैं। और जल वाहिनियों में स्थित जो ये जल पहुंचाने का काम करती हैं वनस्पति तक। जल वाहिनियों का जो मुख्य कार्य है क्या है? वो जल पहुंचाने का कार्य करती हैं, जड़ से लेकर के ऊपरी सिरे तक। तो जल वाहिनियों का यही मुख्य कार्य है, जल को पहुंचाना। यहाँ पर आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं। और ये भी देखो बच्चों, ये भी जल वाहिनियों के अंदर का हिस्सा जो है दिखाया गया है। जैसे पहले ही बताया कि हम अंदर से देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको ऑब्जर्व किया गया है और उसमें सारी जानकारी जो है वो दिख रही है, जल वाहिनियां। और दूसरा पार्ट था बच्चों रस वाहिनियां। रस वाहिनियां जो हैं वो जल तो उनके पास जल वाहिनियों द्वारा पहुंच गया, लेकिन जो रस वाहिनियां जो हैं ये कोशिका द्रव्य से बनी हुई होती हैं और इसकी जो कोशिका होती है वो जीवित होती है। तो जल वाहिनियां मृत कोशिका और रस वाहिनियां जो होती हैं वो जीवित कोशिका होती हैं। जल वाहिनियों जो हैं वो जल को पहुंचाने का कार्य करती हैं और जो रस वाहिनियां हैं ये अन्न और भोजन वगैरह ये सब पहुंचाने का कार्य करती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो रस वाहिनियों को अगर और निरीक्षण किया गया है तो वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व किया जाता है तो रस वाहिनियां जो हैं आपको कुछ इस तरह से दिखती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बच्चों। तो इसका जो मेन डिफरेंस था बस इतना ही है कि जल वाहिनियां मृत कोशिका से बनी होती हैं और रस वाहिनियां जो होती हैं जीवित कोशिका से बनी होती हैं। जल वाहिनियां जल पहुंचाने का कार्य करती हैं, रस वाहिनियां अन्न और भोजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। अब आप अपने देख सकते हो बच्चों आगे जो है उसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का उदय जो है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? सजीवों के शरीर की कुछ जीवित कोशिकाएं, सजीवों के शरीर की कुछ जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरह से जब अगर उनको उचित वातावरण मिलता है तो इन कोशिकाओं से नए पूर्ण सजीव तैयार हो जाते हैं। सजीवों की जो जीवित कोशिका होती है, पूर्णक्षम होती है, उचित वातावरण अगर उनको मिले, जैसे सूर्य प्रकाश मिले, पानी मिले, खाद मिले, ये सारी चीजें अगर उनको मिले तो एक नए सजीव इन कोशिकाओं से तैयार किया जा सकता है। तो नेचुरल, ये तो थी नेचुरल चीजें। अब इसी को आर्टिफिशियल के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उदय किया गया। उसके अंतर्गत क्या क्या है आप आगे देख सकते हो। कोशिकाओं के इस गुणधर्म तथा उनमें जो डीएनए होता है उसका उपयोग करके, कोशिकाओं का जो भी गुणधर्म है और उनके डीएनए का उपयोग करके उससे हम
नई किस्म के, नई वैरायटी के वनस्पति जो है, फल जो है, सब्जी जो है, उसको हम तैयार कर सकते हैं। और यही जैव वैज्ञानिक में एक प्रोग्रेस हुआ है। और उसका जो उपयोग है, हम जानवरों की नई प्रजाति उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि बकरी है, बकरियों में कितनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। भैंस है, बफेलोज हैं, और भी भेड़ वगैरह हैं। तो ये सब जो हैं बहुत सारी प्रजाति, लायन है, टाइगर है, तो ये सब की नई-नई प्रजातियां जो हैं बनाई जा सकती हैं। किसका उपयोग करके? कोशिका और उनके डीएनए का यूज करके, दूसरों के अंदर हाइब्रिड करके, उसे हम नई प्रजाति के जानवर उत्पन्न कर सकते हैं। कई प्रकार के टीकों का भी हम निर्माण कर सकते हैं। तो इसी को, इस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का जो है वो, जैव प्रौद्योगिकी का उदय हुआ। जैव प्रौद्योगिकी के इस उदय होने की वजह से जो है बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं जैव प्रौद्योगिकी के। तो उसका उपयोग जो है, जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है, वो नई फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है, टीके के उत्पादन के लिए किया जाता है, जन्मजात रोगों के लिए उसकी पहचान कैसे हो सकती है और उसका उपचार कैसे हो सकता है, उसमें भी जैव टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो है काफी हेल्पफुल साबित हुआ है। और अंग प्रत्यारोपण, मतलब किसी का अंग निकाल करके, अंग को डेवलप करके लेबोरेटरी के माध्यम से, अंग को डेवलप करके, जैसे कि यहाँ पर लेबोरेटरी देख रहे हो, यहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह जो है कोशिका और डीएनए को निकाल करके लेबोरेटरी में टेस्ट करके उसको जनरेट करते हैं, बनाते हैं, और अंग प्रत्यारोपण के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और कर्क रोग अर्थात कैंसर नामक बीमारी जो है, उसके रिसर्च के लिए भी ये जो बायोटेक्नोलॉजी है काफी हेल्पफुल और मददगार साबित हुई है। जैसे हमको जो शरीर मिली हुई है, ये तो नेचुरल शरीर है। तो शरीर के ऊपर हमारे क्या है? स्किन है, स्किन यानी त्वचा है। तो प्रयोगशाला के अंतर्गत, लेबोरेटरी के अंतर्गत हम कृत्रिम त्वचा, मतलब नकली त्वचा भी बना सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी देन है। तो जिसका उपयोग जो है आजकल मेडिकल फील्ड में जैसे कई जगह पर किया जाता है, सर्जरी वगैरह के अंतर्गत जो है इसका यूज किया जाता है। अगर स्किन वगैरह मैच नहीं करती है तो लैब में तैयार करके वहां पर सर्जरी में उसका यूज होता है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सारे डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं, वो काफी रिसर्च और छानबीन के द्वारा जो है इसका काफी इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर, चाहे वो सजीव हों, चाहे वो वनस्पतियां हों। वनस्पतियों की नई नई किस्में वो पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, सजीवों की भी रक्षा कर रहे हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के अंतर्गत आप ये सब चीजों को समझ सकते हैं कि प्रजाति में सुधार लाने के लिए और टीका निर्मित करने के लिए, जन्मजात रोगों का निदान करने के लिए, कोई बच्चा अगर जन्म लिया है, अगर उसको कोई बीमारी है तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, उसके रिसर्च के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और अंग का प्रत्यारोपण, कोई ट्रांसप्लांट करना है, कोई भाग खराब हो गया उसको चेंज करना है, तो उसके ऊपर भी ये रिसर्च करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर और भी देख सकते हो बच्चों कि ये है टिश्यू कल्चर, यहाँ पर कि जो बगीचा देख रहे हो, केले का जो पौधा है, ये सब उगाया गया है कि एक तो नेचुरल होता है कि प्रकृति के द्वारा ये सब चीजें हमको प्राप्त होती हैं, लेकिन अगर लैब में भी हम इन सभी चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कि केले का जो है एक पौधा लिया गया है, उसको स्रोत वनस्पति कहते हैं। और केले के उस पौधे को स्रोत वनस्पति का कंद, मतलब उसकी जो जड़ है, उसको निकाल करके, उसका ऊतक निकाल करके, स्रोत वनस्पति का ऊतक जो है आगे देख सकते हो यहाँ पर निकाल करके रखा गया है, स्रोत वनस्पति का ऊतक, स्रोत वनस्पति का ऊतक। और उसको बाद में एक बॉटल लिया गया है, उसके अंदर
जेली नामक जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर उसको रख दिया गया है, उसको कहा गया है बच्चों प्राथमिक संस्कार। तो आपका इस तरह से चल रहा है, वनस्पति हो गई और उसके बाद उसका ऊतक निकाल करके जो है बॉटल के अंदर जेली नामक एक सब्सटेंस होता है, तो जिसको हम अगार भी कहते हैं। अगार का मतलब होता है बच्चों जेली लाइक सब्सटेंस, जो कि हमको लाल एल्गे नामक वनस्पति से प्राप्त होता है, उसके अंतर्गत उसको रखा जाता है। ऊतक संवर्धन के लिए जरूरी, ऊतक संवर्धन के लिए जरूरी जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हम कहाँ से देते हैं? वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और जेली भी हो सकता है, तो इसके अंतर्गत रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो। फिर बाद में धीरे धीरे अगले राउंड में आप यहाँ पर जब देखोगे तो ऊतक का विभाजन होता है। ओके, ऊतक का विभाजन होता है। ऊतक का विभाजन होने के बाद उसमें तने देखो निकल रहे हैं, यहाँ पर इस चित्र के अंतर्गत देख सकते हो, उसमें तने निकल रहे हैं, तने का मूलारंभ हो रहा है। ओके, तना निकला और तने निकलने के बाद उसका और ग्रोथ हुआ यहाँ पर, और ग्रोथ होने के बाद जो है देख सकते हो वापिस से जो है केले की वनस्पति जो है वो तैयार हो सकती है। तो ये कहाँ पर किया गया बच्चों? लैब के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऊतक संवर्धन के माध्यम से जो है हम नई केले की प्रजाति तैयार कर सकते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो जाता है एक महान जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, नाम था उनका फ्रेडरिक कैंपियन। फ्रेडरिक कैंपियन ये जो है एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया बच्चों? कोशिका और ऊतक के शरीर के बाहर, कोशिका और जो ऊतक था उसको शरीर के बाहर वृद्धि हो सकती है, कोशिका और ऊतक की जो है शरीर के बाहर भी वृद्धि हो सकती है। इन्होंने इस चीज को सिद्ध किया, इन्होंने इस चीज को सिद्ध किया कि जो कोशिका व ऊतक की शरीर के बाहर वृद्धि हो सकती है, इस चीज को इन्होंने क्या किया? सिद्ध किया। और इसके लिए इन्होंने गाजर का इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने गाजर की जड़ से, गाजर जो थी, गाजर की जड़ को लिया, यहाँ पे गाजर की जड़ से कोशिका को निकाला। पहले देखो बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो गाजर की जड़ से क्या किया इन्होंने? कोशिका को निकाला। तो गाजर की जड़ से कोशिका निकाल करके प्रयोगशाला में ये जो पोषक तत्व तो अभी आपको ऊपर दिखाए गए थे, ये जो पोषक तत्व तो यहाँ पर आपने देखे थे कि किस तरह से, जैसे यहाँ केले को लेकर के रखा गया था, पूरा सर्कल हुआ है और ये चक्र चल रहा है, जिस तरह से केले को किया गया उसी तरह से सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? गाजर, सबसे पहले इन्होंने गाजर के जड़ को निकाला। गाजर की जड़ से कोशिका निकालकर प्रयोगशाला में पोषक तत्व के माध्यम से उनकी वृद्धि की गई। अब पोषक तत्व में बच्चों आपको बताया गया कि ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और जेली भी हो सकती है, जेली जिसको अगार कहते हैं। तो इस तरह से पूरा जो सिस्टम है वो किया गया और फिर एक नए प्रकार की प्रजाति, एक नए प्रकार की प्रजाति का निर्माण हुआ, नई प्रकार की गाजर का निर्माण हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रयोग जो था वो ये सबसे पहले प्रयोग किए थे गाजर के ऊपर। उस तरह से अलग अलग अन्य दूसरी वनस्पतियों के ऊपर भी इसका प्रयोग किया गया। ये उनका परिचय है। तो नाम याद रखना बच्चों, फ्रेडरिक कैंपियन, ब्रिटिश के रहने वाले साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से अगर कोई वनस्पति हमारे पास है तो उसको हम एक नया रूप दे सकते हैं, उसमें और नए गुणधर्म का विकास कर सकते हैं। बच्चों ये जो देख रहे हो यही है ऊतक संवर्धन के अंतर्गत जो जेली आपको बताया गया, तो बॉटल के अंतर्गत इस जेली को रखते हैं जो कि डेवलपमेंट में मदद करती है। अब ये जेली वगैरह को बनाने के लिए जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स इसके पीछे वर्क करते हैं, उनका विशेष योगदान है। और इस तरह से देखो कि किस तरह से जेली को जो है वो बॉटल के अंतर्गत रखा गया है और उसका विकास होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये सब काम लैब में होता है, लेबोरेटरी के अंतर्गत किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि पौधा एक ही है, पौधा एक ही है, लेकिन उसके ऊपर कई
रंग बिरंगे फूल जो हैं वो निकल आते हैं। तो ये हाइब्रिड सिस्टम से होता है। इसमें ये किससे होता है बच्चों? हाइब्रिड सिस्टम से होता है, जो कि प्रयोगशाला में उनको एक नया रूप दिया जाता है ऊतक संवर्धन के माध्यम से। तो अगर सीधी भाषा में अगर आप समझो तो ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं? सजीवों के शरीर के बाहर पोषक और निर्जंतुक माध्यम से उनकी कोशिका और ऊतक की वृद्धि करने का जो तंत्र है, उसी को हम ऊतक संवर्धन कहते हैं। मतलब नई वैरायटी तैयार करना ही ऊतक संवर्धन है। तो एक पौधे के ऊपर आप लोग कई फूल देख सकते हो, अलग अलग रंगों के। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से खेतों में काफी लंबे चौड़े प्लॉट में जो है वो खेती की जा सकती है। खेती करने के बाद यहाँ पर भी और देख सकते हो कि नए-नए फसलें जो हैं वो उत्पन्न की जा सकती हैं। ये उसके एग्जांपल्स हैं। बहुत भारी मात्रा में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हैं नए-नए पौधे रोपण किए जा सकते हैं और तैयार किए जा सकते हैं, नई किस्में उनकी बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर भी और केले के भी अलग केले के बारे में आप जानते ही हो कि केले के भी कई प्रकार होते हैं। छोटा केला जो इलायची केला होता है, नॉर्मल केला जिसको आप खाते हो, और जो ग्रीन केला होता है काफ़ी लंबा होता है साइज़ में, तो उसका उपयोग सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के लिए करते हैं। आपने तो खाली 3-4 टाइप का देखा होगा, लेकिन उसके अलावा फ़ॉरेन में और भी बहुत सारे प्रकार के जो बनानाज़ हैं वो अवेलेबल हैं। तो इस तरह से वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिर्फ़ बनाना ही नहीं, बल्कि सेब हो गया, मैंगो हो गया और भी दूसरी प्रकार की वनस्पतियाँ हो गई, उनका जो है वो उत्पादन किया जा सकता है। इसी को कहते हैं बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसी को शॉर्टकट में बोलेंगे बच्चों जीएम, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब वनस्पति हैं, उसका ऊतक और जो डीएनए है वो सब लेकर के ऊतक संवर्धन के माध्यम से एक नई किस्म उत्पन्न करना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब यहाँ पर देख रहे हो बच्चों की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो खेती का जो काम है, उसके व्यवस्थापन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, जैसे कि ये टोमेटो को देख सकते हो, अलग-अलग प्रकार की किस्म के टोमेटोज़ जो हैं वो बनाए जाते हैं। जो देसी टमाटर होता है बच्चों, आकार में छोटा होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। और उसके अलावा जो कृत्रिम पद्धति से तैयार किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो तैयार किया हुआ है, वो उसका टेस्ट अलग होता है। आजकल तो ऐसे भी टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में हैं कि शाम को फसल को बोते हैं और फिर शाम को फल जो होता है वो छोटा होता है और सुबह उड़ते-उड़ते देखो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उसमें केमिकल्स वगैरह का जो यूज़ करते हैं। तो फसलों के डीएनए में बदलाव ला करके जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का निर्माण किया जाता है। और ज़्यादातर ये फसलें जो हैं वो निसर्ग में नहीं पाई जाती हैं और उससे हम नई-नई फसलें उत्पन्न कर सकते हैं। और इसमें और क्या देख सकते हैं, ये देखो ये आलू है, इसका भी उत्पादन अलग-अलग छोटी-बड़ी कई किस्मों में किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो भुट्टा जिसको कि आप खाते हो, तो जीएम का इस्तेमाल किया गया, मतलब यहाँ देखो लिखा हुआ है जीएम, मतलब कि इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके इसको बनाया गया है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का और क्या फायदा होता है कि फसलों को उत्पादन तो कर ही सकते हैं और अधिक मात्रा में एक साथ में बहुत सारी फसलों को उत्पादित हम कर सकते हैं। वातावरण का इसके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर कि वातावरण को सहने की क्षमता जो है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, वो वातावरण से लड़ सकता है, वातावरण से सुरक्षित हो सकता है वो। निरंतर बदलता हुआ तापमान हो, चाहे गीला और सूखा अकाल हो, निरंतर बदलता हुआ अगर कोई तापमान टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, तो उसका भी जीएम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चाहे सूखा हो या अकाल पड़ जाए, उस परिस्थिति, क्योंकि इसको तो आप बाहर बना रहे हो, बाहर डेवलप कर रहे हो, तो इसीलिए उसका इसके ऊपर भी कुछ असर
नहीं पड़ता है। ये सभी वातावरण कुछ नैसर्गिक प्रजाति जो है वो जो खुद से उत्पन्न होती वाली वनस्पतियां हैं, तो वातावरण का उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखे होंगे कि कभी-कभी क्या हो गई है, सूख गई हैं। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है, उसके ऊपर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नैसर्गिक के प्रतिकूल है, मतलब विरुद्ध हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, रोग जंतु वगैरह का भी इनके ऊपर जो है ज्यादा असर नहीं पड़ता है। रोग जंतु या कीटनाशक का इनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजाति के बीज के कारण फसल की जो शक्ति है, पोषक शक्ति जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाती है और उसमें खराब होने के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। जैसे यहाँ अकाल और सूखा बताया गया था, उसका भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये नैसर्गिक का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और नई ये ओरिजिनल वनस्पति थी, उसमें मॉडिफाई करके नया वनस्पति बनाया गया है। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये डीएनए की आकृति है, इनके निकाले गए हैं। और फसलें जो हैं इससे लहराती हैं, काफी अधिक मात्रा में फसलें जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का उपयोग करके, ऊतन संवर्धन को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार से नए नए प्रकार के बीज जो हैं बच्चों वो उत्पन्न किए जा सकते हैं। जीएम अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, क्रॉप्स जिसको बोलते हैं। और ये फसलें जो हैं वातावरण से लड़ सकती हैं और अधिक उत्पन्न किया जा सकता है। ज्यादा आपको फव्वारे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई वगैरह मारने की ज्यादा जरूरत इसको नहीं पड़ेगी, वो भी सुरक्षा है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के बीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो उसी ये देखो, ये सब बैक्टीरिया है, कभी कभी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड में वो सब होने का डर या खतरा जो है वो नहीं बना रहता है। इस प्रकार से उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये देखो टेम्परेचर का या इसको कुछ प्रभाव जो है वो नहीं पड़ रहा है, बाहर के टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और किस प्रकार से लैब में जो है डीएनए वगैरह रख करके देखो टेस्टिंग किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर पूरा बताया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल जो है बड़ी संख्या में उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए दिनों दिन बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा फसलों को बो सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की फसलें पैदा कर सकते हैं। पहले बीज को बनाया जाता है, बीज को लैब में बनाया जाता है जीएम पद्धति से, बाद में उसको बोया जाता है। बोए जाने के बाद अच्छी और ज्यादा फसलें उत्पन्न होती हैं, चाहे वो केला हो, मक्का हो, चावल हो, आलू हो, सोयाबीन हो, टमाटर हो, रुई हो, सेब हो, बैंगन, पपीता, गुलाब, चुकंदर, तंबाकू, गेहूं इत्यादि फसलों की हम जीएम प्रजाति उपलब्ध हैं। ये सभी चीजों के बीज जो हैं वो उपलब्ध हैं। इनका उपयोग करके हम नई और अच्छी किस्म की फसलें जो हैं वो उगा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत देश जो है, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि भारत देश बहुत ही विशाल देश है। तो इस प्रकार ऊतक संवर्धन के माध्यम से हरित क्रांति यानी फसलों की अच्छी पैदावार हो रही है और भारत जैसे विशाल देश में भरपूर अनाज पैदा करने का प्रयत्न जो है वो सफल हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों ने जो देखा, हम पूरे भारत के लिए जो है ये वरदान साबित हुआ है। जेनेटिकली जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी एक वरदान साबित हुआ है। ओके बच्चों, हाँ, तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? हाँ, स्थायी ऊतक के बारे में आपने देखा था बच्चों अभी। स्थायी ऊतक देखो, विभाजी ऊतक के कोशिका का जब विभाजन होता है
तो उससे एक नई कोशिका निकलती है और उसकी जब पूरी वृद्धि हो जाती है, जब वो पूरी तरह से बढ़ जाता है, तो वो काम करना शुरू कर देती है, मतलब ग्रोथ का काम करना वो शुरू कर देती है। और उस समय उसकी वो पूरी उसका जब ग्रोथ हो जाता है ना, पूरा ग्रोथ होने के बाद है ना, वो विभाजित नहीं होता है और उसी को उसकी विभाजन क्षमता जो होती है ना, वो समाप्त हो जाती है। तो उसको हम विभेदन कहते हैं और विभेदन होने के विभेदन कोशिका के द्वारा ही एक नई कोशिका का निर्माण होता है, उसको हम अस्थायी कोशिका कहते हैं। इसको बच्चों क्या है मालूम, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप वगैरह में देखेंगे तो ये सारी चीजें जो हमको दिखाई देती हैं। मतलब स्थायी कोशिका से क्या हुआ, विभेदन हुआ और विभेदन कोशिका के द्वारा जो है एक नई कोशिका बनती है, उसको स्थायी कोशिका कहते हैं। थैंक यू सर। वेलकम डियर। आंचल शर्मा, हाँ बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सर विभाजित ऊतक किसे कहते हैं? हाँ हाँ, देखो कोई भी वनस्पति जो पाई जाती है ना, वनस्पति का कुछ हिस्सा ऐसा होता है, वनस्पति की जो वृद्धि, आवाज बंद करो, आवाज आ रही है। वनस्पतियों की जो वृद्धि होती है वो विभाजित ऊतक के द्वारा ही होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वनस्पतियों की वृद्धि जिस ऊतक के द्वारा होती है उसी को विभाजित ऊतक कहते हैं, क्योंकि पौधा तो पहले छोटा होता है, अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा, तो उसके अंदर ऊतक पाया जाता है। वो ऊतक जो होता है एकदम सिरे में ऊपर पाया जाता है और जड़ों में पाया जाता है और बीच में भी पाया जाता है। जैसे कि आकृति के अंतर्गत आपने 3 चीजें देखी थी तभी, एक प्ररोह विभाजित देखा था, एक आंतरीय विभाजित देखा था और एक पार्श्व विभाजित देखा था। तो विभाजित ऊतक का मुख्य मकसद क्या है, वनस्पतियों को बढ़ाना। वनस्पतियों को बढ़ाने के लिए जिस ऊतक की जरूरत पड़ती है उसी को हम विभाजित ऊतक कहते हैं। ओके, आंचल क्लियर हुआ? आंचल क्लियर हुआ? यस सर। ओके, हाँ तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को जो भी टॉपिक आज एक्सप्लेन किया गया है, उम्मीद है आप इसको और भी अधिक मात्रा में ज्ञान ग्रहण करेंगे, टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ेंगे और इसको एक बार अवश्य रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक था इसको वीडियो वगैरह के माध्यम से दिखाया जाएगा तो ही आपको ज़्यादा समझ में मतलब आ सकता है। फिर भी आप लोगों ने काफ़ी स्लाइड्स देखा कि किस प्रकार से ऊतक होता क्या है, कार्य कैसे करता है, कितने प्रकार के ऊतक हैं और इस किस तरह से हम नई प्रकार की वनस्पतियां, बीजों, फलों, नई नई प्रकार का निर्माण किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और भारत देश के विकास के लिए बायोटेक्नोलॉजी जो है एक वरदान साबित हुई है। हरित क्रांति में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत विशेष योगदान रहा है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।